स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर दीपा डहाके, डायरेक्टर ऑफ बायोजोन क्लासेस, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ऑनगोइंग क्रैश कोर्स सीरीज में नीट 2020 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस हिंदी में लेकर आई हूँ, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज से मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कॉल करके कह रहे हैं कि मैम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट आप हिंदी में भी डालिए, अपलोड करिए। तो उन स्टूडेंट्स के कहने पे मैं आज से यहाँ पे कुछ टॉपिक्स अपने इम्पोर्टेंट, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अपलोड करूंगी, और होप कि ये आप लोगों को भी बूस्ट करेंगे और आपके रैंकिंग में और नीट का जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कंटिन्यू रहिए, टाइम टू टाइम आप वीडियोस को देखते रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको पता चले कि व्हेनेवर आई पोस्ट और अपलोड द हिंदी मीडियम वीडियोस फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो एक टॉपिक ले रहे हैं और जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर आप देखिए, कोशिका का हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास का चैप्टर है और चैप्टर आपका है कोशिका की कार्य एवं संरचना। इस कोशिका की जब आप कार्य और संरचना पढ़ रहे हैं तो ये सभी को आपको पता होगा कि कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है। रॉबर्ट हुक ने, आप जब पढ़ते हैं तो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, पर वास्तविक रूप में उन्होंने कोशिका के किस बात की खोज की थी? कोशिका भित्ति की। जो मृत कोशिका उन्होंने खोजी थी वो याद रखिएगा, मृत कोशिका की खोज उन्होंने ओक ट्री के, या ओक जो वृक्ष है उसके छाल में की थी। और ओक वृक्ष का और ओक ट्री का आप वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, कर्कस सुबर, आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक पढ़ते हैं। ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, और फिर बहुत सारे वैज्ञानिक हम कोशिका के अध्याय में पढ़ते हैं। तो वो बेसिकली हम किसके साथ पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम कोशिकांगों का अध्ययन करते जाते हैं तो कोशिकांगों के अध्ययन के साथ साथ ही किस वैज्ञानिक ने उस विशिष्ट प्रकार के कोशिकांग का अध्ययन किया है, उसकी खोज की है, वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब आप कोशिका को स्टार्ट करते हैं या सेल आप सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जब कोशिका आप पढ़ेंगे तो कोशिका एवं कोशिका की संरचना में, ये तो आप सभी को क्लियर है कि कोशिका आपके जीवन की आधारभूत इकाई है, और जितने भी जीव है या जितनी भी जीवित जीव है सभी की संरचना कोशिका से निर्मित होती है, और यही कोशिकाएं विभाजन के द्वारा ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक से अंगक का निर्माण होगा और फिर विभिन्न प्रकार के अंगक मिलकर अंगक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो कोशिका जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम सबसे पहले स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करेंगे? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत आप याद रखिए, कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना दी गई थी श्लीडन एवं श्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये वैज्ञानिक बिल्कुल याद रखिए, श्लीडन व श्वान ने परिकल्पना या सिद्धांत दिया है आपका। तो श्लीडन एवं श्वान नामक वैज्ञानिकों ने किसको दिया है? कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। श्लीडन आप याद रखिएगा वनस्पति शास्त्री थे और श्वान जंतु वैज्ञानिक थे। दूसरा आप यहाँ पे जब आप कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं तो कोशिका सिद्धांत में आप पढ़ते हैं कि समस्त जीवों का शरीर कोशिका से निर्मित होता है, और दूसरा उसका पॉइंट है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा कि श्वान ने जब कोशिकाओं में जंतु कोशिका का अध्ययन किया, उसके पश्चात उन्होंने ये भी देखा कि क्या पादप कोशिकाओं में भी कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित है। उसका अध्ययन करते समय इन्होंने ये पाया था कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति निर्मित होती है या कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और ये कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से निर्मित होती है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति किसके द्वारा देखी गई? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति सर्वप्रथम किसने ज्ञात की थी? याद रखिएगा, श्वान ने ज्ञात की थी। ठीक है, अब यहाँ पे कोशिका सिद्धांत से एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा कि कोशिका सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण, मतलब आप कह सकते हैं ड्रॉबैक क्या था, कि मतलब कौन सा सिद्धांत है या कौन सी परिकल्पना नहीं कहते हम, कि कौन सी घटना है जो कोशिका सिद्धांत के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जब हम कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं तो कोशिका सिद्धांत के द्वारा हम यह नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि नई बनने वाली कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो ये एक
महत्वपूर्ण ड्रॉबैक था कोशिका सिद्धांत का कि कोशिका सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं करता है कि नई निर्मित होने वाली कोशिकाएं किस प्रकार से निर्मित होती है। तो इस संदर्भ में हम एक नेक्स्ट वैज्ञानिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक आप याद रखिए, पढ़ते हैं हम उनको रुडोल्फ विर्चाउ, और आर विर्चाउ करके आता है। तो रुडोल्फ विर्चाउ आप याद रखिए। रुडोल्फ विर्चाउ ने एक महत्वपूर्ण कथन दिया है जिसको आप कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, अब इसका मीनिंग है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मीनिंग है कि नए बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, नई निर्मित होने वाली कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। तो आर विर्चाउ और रुडोल्फ विर्चाउ मीन्स ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, अर्थात जो नई कोशिकाएं निर्मित हो रही है, जैसे आप अमीबा में सामान्य रूप से बाइनरी अमीबा का सेल ड्रॉ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक सामान्य कोशिका, ये कोशिका जब विभाजन करेगी तो विभाजन के पश्चात ये अपने ही समान दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये जो दो संतति कोशिकाएं बन रही हैं, ये किसके द्वारा निर्मित हुई है? ये कोशिकाएं पहले से उपस्थित पैतृक कोशिका के द्वारा निर्मित होती है। इसी को विर्चाउ ने स्टेट किया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला के रूप में। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत में आप याद रखिए, फिर आया है आपका मॉडर्न सेल थ्योरी आप पढ़ते हैं, या कोशिका सिद्धांत नए रूप में आया है। तो कोशिका सिद्धांत का जो नया रूप है, नया रूप मतलब श्लीडेन-श्वान के सिद्धांत को और रुडोल्फ विर्चाउ के सिद्धांत को मिक्स किया गया है, और उसके बाद जो नया प्रारूप उसका आया है कोशिका सिद्धांत का, उसमें पढ़ते हैं हम कि सभी जीवित जीवों का शरीर कोशिका से निर्मित है, फर्स्ट। सेकेंड आप पढ़ते हैं कि कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और नई निर्मित होने वाली थर्ड पॉइंट में आप पढ़ते हैं कि नवीन निर्मित होने वाली कोशिकाओं की संरचना पहले से उपस्थित कोशिकाओं से अथवा पैतृक कोशिकाओं से पाई जाती है। तो ये इतना पार्ट आप याद रखिएगा, किसके लिए? मुख्य रूप से कोशिका सिद्धांत के लिए। अब जब आप कोशिका पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कोशिका में आप याद रखिए मुख्य रूप से समस्त जीवित जगत जो है वो कोशिका की संरचना के आधार पर मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित हो गया है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोट और दूसरी कोशिका है यूकैरियोट। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाएं क्या है, और फिर उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कोशिका के ऐसे कौन से भाग हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं या विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, और उसके बाद आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं कोशिकांगों का विस्तृत अध्ययन। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पढ़ते हैं तो अंतर के रूप में आप देखिएगा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट जब आप स्टडी कर रहे हैं तो एक दोनों ही शब्दों में सामान्य शब्द आपका प्रयुक्त हो रहा है कैरियोट। कैरियोट जो शब्द है वो वास्तविक रूप में कहाँ से आया है? कैरियन से, और कैरियन वर्ड आप याद रखिए किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? ये मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है केंद्रक के लिए। नाउ प्रो मीन्स यहाँ पर याद रखिए जो प्रो शब्द है, प्रो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं किस के लिए? प्राथमिक के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कोशिका का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो कोशिका के अध्ययन में आप कहते हैं कि कोशिका जिसमें केंद्रक कैसे है? कोशिका जिसमें प्राथमिक केंद्रक उपस्थित है वह कोशिका प्रोकैरियोट कहलाती है। तो प्राथमिक केंद्रक उपस्थित जिस कोशिका में है इसको आप इंसिपिएंट भी कहते हैं। तो प्राथमिक केंद्रक उपस्थित होता है तब उसको आप कह रहे हैं प्रोकैरियोट। यहाँ पर यू का मतलब देखिएगा, यू का मीनिंग होता है जब प्राथमिक यूज करते हैं तो उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे इसको द्वितीयक, या आप वास्तविक रूप में यू का मीनिंग जो है, यू का मीनिंग होता है विकसित। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा यूकैरियोट का मीनिंग क्या हुआ? यूकैरियोट में यू का मीनिंग हुआ अपना विकसित, और यूकैरियोट मतलब देखिए कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक उपस्थित होता है अथवा विकसित केंद्रक युक्त कोशिका, विकसित केंद्रक युक्त कोशिका को हम क्या कह रहे हैं? यूकैरियोट। तो शायद ये पार्ट आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि जनरली 11th और 12th में नंबर ऑफ ईयर 2 साल से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं,
तो बार बार आप इन शब्दों का उपयोग करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि प्राथमिक केंद्रक क्या होते हैं। प्राथमिक केंद्रक मतलब देखिएगा कि जब केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से अनुपस्थित है और हिस्टोन प्रोटीन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, तब वह केंद्रक आपके प्राथमिक केंद्रक होते हैं। तो प्राथमिक केंद्रक में याद रखिए केंद्रक झिल्ली और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा डीएनए की संरचना में कि किस तरह से डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए हिस्टोन के ऊपर बार बार कॉइल्ड होते जाता है और एक छोटे आकार के केंद्रक में अपने आप को व्यवस्थित करता है। तो केंद्रक झिल्ली व प्रोटीन जब पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं तब वह केंद्रक प्राथमिक केंद्रक कहलाते हैं। जबकि विकसित केंद्रक में याद रखिएगा, विकसित केंद्रक मतलब वह केंद्रक जिसका आकार, स्थान और माप निश्चित होता है। आकार, स्थान और माप निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली के साथ साथ आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक केंद्रक के अंदर, विकसित केंद्रक के अंदर एक या अधिक केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रिका के साथ साथ आप याद रखिएगा जो डीएनए है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स उपस्थित पाए जाते हैं। तो ये सब जितने भी संरचनाएं हैं, ये सभी संरचनाएं यहाँ पर क्या होंगी, आपकी प्रेजेंट होंगी या फिर आप कह रहे हैं उपस्थित होंगी। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा यहाँ पर। अब जब प्राथमिक केंद्रक को आप संरचना के रूप में देखेंगे तो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक और लक्षण पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एकल झिल्ली तंत्र पाया जाता है। एकल झिल्ली तंत्र मतलब जो बाह्य झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, यही अकेली झिल्ली याद रखिएगा पाई जाएगी आपकी कहाँ पर, प्लाज्मा झिल्ली केवल एक अकेली झिल्ली है। इस झिल्ली के अलावा झिल्ली युक्त कोशिकांग, केंद्रक झिल्ली पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट में और डीएनए आपका स्वतंत्र रूप से उपस्थित होगा। अब इस डीएनए को आप याद रखिए, सामान्य रूप से जो प्रोकैरियोट का केंद्रक है, प्राथमिक केंद्रक, इसको सामान्य रूप से जीनोफोर कहा जाता है। कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य सामान्य रूप से वितरित होगा और इसमें केवल एक कोशिकांग आपको मिलेंगे। वो कोशिकांग प्रोकैरियोट में केवल याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समस्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। वो कोशिकांग आपका होता है 70S प्रकार का राइबोसोम। तो ये याद रखिए, इसका मुख्य कारण भी है कि राइबोसोम जो है वो आपका झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका का जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब आप यहाँ पर आप केंद्रक में एक केंद्रक झिल्ली बनाते हैं। केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के कारण केंद्रक का आकार और माप निश्चित हो गया है। दूसरा, जो डीएनए है वो गुणसूत्र के रूप में केंद्रक में होगा और इसके अलावा इसमें एक केंद्रिका उपस्थित होंगी। विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कोशिका आपकी पादप की है तो क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय, राइबोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका, ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग आप पढ़ते हैं। वो सभी कोशिकांग यहाँ पर उपस्थित होंगे। मुख्य रूप से राइबोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका आपको यहाँ पर मिलेगी और अंतःप्रदव्य जालिका से जुड़े हुए राइबोसोम्स आपको मिलते हैं या खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका आप कहते हैं। तो राइबोसोम यहाँ पर मुख्य अंतर के रूप में याद रखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होंगे, कोशिकांग पूरे उपस्थित है। दोहरी झिल्ली तंत्र है। दोहरी झिल्ली मतलब देखिए एक प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित है और दूसरी जो है वो आपकी केंद्रकीय झिल्ली या केंद्रक नाभिकीय झिल्ली भी आप कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रकीय झिल्ली यहाँ पर उपस्थित होती है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा सामान्य रूप से अंतर के इसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए। ये इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट की कोशिका की संरचना और तत्पश्चात हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक संरचना। यूकैरियोट में संरचना में ज्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि जंतु और पादप कोशिका की संरचना आपको सामान्य रूप से ज्ञात है। अब देखिए यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट संरचना या प्रोकैरियोट कोशिका की संरचना, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना जब आप पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं
तो मुख्य रूप से प्रोकैरियोट में हम उदाहरण किसका लेके चलते हैं, जीवाणु कोशिका को ही हम प्रोकैरियोट का प्रारूपिक उदाहरण मान के चलते हैं। तो जीवाणु कोशिका की संरचना आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए जीवाणु कोशिका में सबसे पहले आप देखते हैं कि जीवाणु कोशिका का जो बाह्य भित्ति है वो आपकी होती है कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर बाह्य रूप में आपको मिलेगी कोशिका भित्ति, ठीक है। ये आप याद रखिए, कोशिका भित्ति जीवाणुओं में या प्रोकैरियोट में सामान्य रूप से किससे बनी हुई है, निर्मित है, पेप्टिडोग्लाइकेन। कोशिका भित्ति के अंदर प्लाज्मा झिल्ली सामान्य रूप से सभी कोशिकाओं में याद रखिए, प्लाज्मा झिल्ली एक हमेशा कहाँ पर उपस्थित होगी, अगर कोशिका भित्ति उपस्थित है तो कोशिका भित्ति के अंदर ही प्लाज्मा झिल्ली होती है और प्लाज्मा झिल्ली से जीवाणु में विशिष्ट संरचना का निर्माण होता है। उस विशिष्ट संरचना को हम कहते हैं मीजोसोम। तो ये आप याद रखिए, जैव झिल्ली आप कह रहे हैं, इसको प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं, कोशिका झिल्ली कह रहे हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली हम यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं वर्ड, और प्लाज्मा झिल्ली से ही आप याद रखिए अंगुली के समान छोटी कोशिका संरचनाएं निर्मित होती है। कोशिका द्रव्य में उन संरचनाओं को हम कहते हैं मीजोसोम। तो मीजोसोम ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली से निर्मित होने वाली अतिवृद्धि जिसका मुख्य कार्य श्वसन में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। तो मीजोसोम्स जब आप पढ़ते हैं तो मीजोसोम्स को सामान्य रूप से प्रोकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में आप याद रखिएगा, प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया आपके क्या है, मीजोसोम, क्योंकि ये श्वसन से संबंधित रचनाएं हैं। मीजोसोम्स के दो प्रकार हैं आपके पास, एक परिधीय मीजोसोम और एक केंद्रकीय मीजोसोम। मीजोसोम जिनकी लंबाई छोटी है वो परिधीय होंगे और अत्यधिक लंबाई के मीजोसोम केंद्रकीय मीजोसोम होते हैं। और केंद्रकीय मीजोसोम याद रखिए मुख्य रूप से कहाँ पे कार्य करेंगे, कोशिका विभाजन में या द्विखंडन में। अब यहाँ पे देखिए जीव द्रव्य सतत रूप से पाया जाएगा और इसी जीव द्रव्य में आपको कुंडलित रूप में गुणसूत्र मिलते हैं। तो जीवाणु का गुणसूत्र कुंडलित रूप में बना हुआ डीएनए का संरचना होगी। तो ये आप याद रखिए, ये अपना होता है जीवाणु कोशिका का गुणसूत्र। तो जीवाणु गुणसूत्र आप कह रहे हैं इसको, अथवा जीवाणु गुणसूत्र को ही आप याद रखिए, हम क्या कह रहे हैं, प्राथमिक केंद्रक या जीनोफोर कह रहे हैं, ठीक है। ATS राइबोसोम है। राइबोसोम आप कोशिका में याद रखिएगा, अनेक 70S राइबोसोम mRNA के या संदेशवाहक RNA के सूत्र के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम उपस्थित होंगे। तो जब अनेक राइबोसोम सामान्य संदेशवाहक RNA, ये जो सूत्र के समान संरचना दिख रही है, इसको हम mRNA लिखते हैं, पर पढ़ते समय आप पढ़ते हैं उसको संदेशवाहक RNA। तो संदेशवाहक RNA के ऊपर नंबर ऑफ 70S राइबोसोम उपस्थित होंगे। तो राइबोसोम और RNA मिलकर, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, 70S राइबोसोम और मैसेंजर RNA या संदेशवाहक RNA मिलके एक संयुक्त संरचना बनाते हैं जिसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो ये पार्ट आप याद रखिए। अब यहाँ पे एक विशिष्ट संरचना याद रखिएगा कि कुछ जीवाणुओं में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, जीवाणु गुणसूत्र के अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। तो जीवाणु कोशिका का अतिरिक्त गुणसूत्र आप याद रखिए, जीवाणु कोशिका के अतिरिक्त गुणसूत्र को प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड का मुख्य कार्य प्रतिजैविक निर्माण के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करना। तो प्लाज्मिड वास्तविक रूप में प्रतिजैविक निर्माण के लिए, लैंगिक प्रजनन जो जीवाणुओं में होगा वो भी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्लाज्मिड्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसके पश्चात आप देखिए प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा नलिका समान संरचनाएं निकलती है, इनको हम फिम्ब्री या झालर भी कहा जाता है। कुछ वर्ड्स आपके एज इट इज इंग्लिश के आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो वही शब्द या वर्ड्स याद रखिए। तो फिम्ब्री और कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाएंगी, इन संरचनाओं को हम कहते हैं पिली। फिम्ब्री का मुख्य कार्य किसी भी आधार से जुड़ने में है और पिली जो है वो लैंगिक प्रजनन में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। यहाँ पर एक और धागेनुमा या तंतुनुमा संरचना याद रखिएगा जो कि चलन में सहायक है। चलन में जो सहायक है इस संरचना को हम कह रहे हैं फ्लैजिला या कशाप। तो ये आप याद रखिएगा कि जीवाणुओं में
या जंतु, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें चलन अंग फ्लैजिला के रूप में उपस्थित होते हैं। अब देखिए जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के बाहर दो विशिष्ट प्रकार के रसायन है, NAG और NAM। NAG और NAM से मिलकर यहाँ पर याद रखिए एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है, जो कि हमेशा कहाँ पे होगा, कोशिका झिल्ली के बाहर होता है। इस आवरण को आप याद रखिए, हम क्या कह रहे हैं, यह संरचना ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अथवा जीवाणु कोशिका की जीवाणु कोशिका का जो आवरण है वो कितने स्तरीय होता है। तो जीवाणु कोशिका का आवरण आप याद रखिए मुख्य रूप से 3 स्तरीय होता है। 3 स्तरीय आवरण में ग्लाइकोकैलिक्स बाह्य, कोशिका भित्ति मध्य और प्लाज्मा झिल्ली आंतरिक आवरण या आंतरिक सतह होती है। तो आवरण के लिए क्योंकि क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन में आप याद रखिए बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, इन सतहों का विन्यास पूछा है। तो विन्यास आप बाहर से अंदर ही याद रखिए, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली। जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स आप याद रखिए, ग्लाइकोकैलिक्स के लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स मुख्य रूप से बना हुआ होता है NAG और NAM के अणुओं से। NAG आप याद रखिए, NAG को जब आप पढ़ते हैं तब हम इसको पढ़ते हैं N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और NAM का नाम याद रखिएगा N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड या म्यूरामिक अम्ल याद रखिए, ठीक है। तो N एसिटाइल ग्लूकोसामीन NAG की इकाई के रूप में है और एक है NAM मीन्स N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये जो संरचनाएं हैं NAG और NAM सतत रूप से उपस्थित होती है, एक NAG की यूनिट और दूसरा NAM, NAG और NAM, ठीक है। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये या तो याद रखिए ग्लाइकोकैलिक्स 2 रूपों में मिलता है, या तो ये कैप्सूल के रूप में मिलेगा आपको, या फिर आप याद रखिए म्यूसिलेट झिल्ली या शीथ आप कहते हैं सामान्य प्रकार का आवरण। तो शीथ या कैप्सूल के रूप में होता है। दोनों में अंतर देखिएगा, जब NAG और NAM बहुत अत्यधिक क्लोज या बहुत पास उपस्थित होंगे कि उनके मध्य में किसी भी तरह का अंतर नहीं होगा, तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट या अत्यधिक संघनित रूप में जब NAG और NAM होते हैं तो वो संरचना कैप्सूल कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका में कैप्सूल याद रखिए। सामान्य रूप से जो रोगकारी जीवाणु है, रोगकारी जीवाणुओं में कैप्सूल उपस्थित होता है और कैप्सूल का मुख्य कार्य होता है प्रतिजैविक के प्रभाव से कोशिका भित्ति की सुरक्षा करना। वहीं शीथ आप याद रखिए, जब ये NAG और NAM के अणु अत्यंत दूरी पर या सघन रूप से विन्यस्त नहीं होते हैं तब वो संरचना किसका निर्माण करती है, शीथ का। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कैप्सूल का, ग्लाइकोकैलिक्स जब कैप्सूल के रूप में उपस्थित है तो उसका मुख्य कार्य याद रखिएगा कि जो रोगकारी जीवाणु है, टाइफाइड का जीवाणु पढ़ रहे हैं, कॉलेरा का जीवाणु पढ़ रहे हैं, बहुत सारी रोग आप पढ़ते हैं कि जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। तो मनुष्य में रोगकारी जीवाणु कोशिका भित्ति से प्रतिजैविक के द्वारा कोशिका भित्ति से सुरक्षा के लिए किसका निर्माण करता है, कैप्सूल का निर्माण करता है। तो ये इतनी बेसिक संरचना याद रखिएगा कोशिका भित्ति की या प्रोकैरियोटिक कोशिका की, ठीक है। नेक्स्ट जो हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य रूप से अंतर पढ़ेंगे और फिर वहां पर हम कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स जो हम कह रहे हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कोशिकांगों का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को यार जितना भी पढ़ा है समझ में आया होगा। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कंटिन्यू रीडिंग करते रहिए। कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है हिंदी में, क्योंकि मटेरियल की आपको कमी हो सकती है, नेट में यूट्यूब पे भी आपको कमी आ रही थी क्योंकि, तो आप कोशिश करिए इंग्लिश के मेरे वीडियोस भी देखने की, क्योंकि एज सच बहुत टफ नहीं है। तो धीरे धीरे आपने अगर कॉन्सेप्चुअल आप क्लियर है अपने साइड से, तो आप अगर इंग्लिश के वीडियो भी देखेंगे तो इंग्लिश के वीडियो से भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, और ग्रेजुअली आप अपना इंग्लिश भी जो है वो थोड़ा इम्प्रूव करते जाएंगे। तो तब तक आप मोटिवेट रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और
कंटिन्यू चैनल को अपडेट होते रहिए।